स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1909 का जो अधिनियम था उस पर बात किए थे। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 में बहुत सारी रिफॉर्म्स हुए। इसके पीछे का हम लोग बैकग्राउंड देखें तो आपको पता होगा कि गांधी जी का पदार्पण हो चुका था, गांधी जी अब आ चुके थे। 1909 का जो अधिनियम था उससे जो हमारे मॉडरेट्स थे, जो बहुत ज़्यादा आस लगा कर बैठे थे मॉर्ले मिंटो से कि वो बहुत ज़्यादा हम लोग को कुछ देंगे, बहुत हद तक हम लोगों को स्वायत्तता मिलेगी, लेकिन उनके जो एक्सपेक्टेशन थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ज़्यादा फुलफ़िल हुआ नहीं। उनकी जो आशाएं थी वो ज़्यादा पूरी वो फुलफ़िल हुई नहीं। ठीक है, इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा हुआ। देश के जितने भी लोग थे वो सबको बहुत ज़्यादा निराश किया 1909 का जो अधिनियम था। उसके बाद जो देखें तो एक तरह से पावर्स तो बहुत मिले। ठीक है, अनुपूरक सवाल पूछ सकते थे, बजट पे बहस कर सकते थे, वोट कर सकते थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे। इनका जो एक तरह से हम लोग देखें तो इनका जो क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन था वो भी बढ़ा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, पावर मिला। लेकिन एक तरह से कहते हैं तो ये कुछ किसी मतलब का नहीं था। एक तरह से जो पावर थे बिना पावरलेस इनको मिला था, कोई शक्ति इनकी रियल पावर नहीं था इनके पास। एक तरह से ये एडवाइजरी बॉडी की तरह काम कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 1919 में क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो 1919 में जो सबसे पहले काम हुआ कि 2 लिस्ट तैयार की गई। ठीक है, 2 लिस्ट तैयार की गई, एक था सेंट्रल लिस्ट और एक था प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट यानी कि 2 लिस्ट की पहचान की गई, एक था आपका केंद्रीय विषय और एक था आपका राज्य विषय यानी कि प्रोविंशियल लिस्ट। अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग, अपने लिस्ट के अनुसार दोनों अपने अपने कानून बना सकते थे। दोनों अपने अपने कानून बनाने का इनको पूरा पावर था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखें तो प्रोविंशियल लिस्ट में जो प्रोविंशियल लिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट आगे चल के 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। यानी कि सेंट्रल लिस्ट जो है, सेंट्रल लिस्ट पे जो काम है वो गवर्नर, जो वायसराय है, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है और जो उनकी जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी कि जो विधान परिषद है वो काम करेगी। अब दूसरा जो लिस्ट था यानी कि जो प्रोविंशियल लिस्ट था, इस लिस्ट पे स्टेट के पास पावर था कि वो कानून बना सकते थे। इसे आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक था आपका हस्तांतरित विषय यानी कि ट्रांसफर्ड लिस्ट और दूसरा था आपका रिजर्व लिस्ट। हस्तांतरित विषय और रिजर्व विषय। ठीक है, देखिए इतना तो आप समझ गए ना कि इंडियन एक्ट 1919 के जरिए क्या हुआ कि सबसे पहले 2 विषयों की जरूरत महसूस की गई। 2 विषय अपने अलग अलग बना दिए गए यानी कि सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। जैसे आज भी हम लोग देखें तो भारत में जो हमारा जो संविधान है उसमें 3 लिस्ट, हमारे जो गवर्नमेंट है वो अपने रूल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने रूल कैसे बना सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपका यूनियन लिस्ट से, स्टेट जो अपना स्टेट लिस्ट से, और एक जो तीसरा आपका है कंकरेंट लिस्ट, उससे दोनों जो सरकारें हैं वो अपने मतलब उस पर कानून बना सकते हैं। तो वैसे ही सबसे पहली बार 2 लिस्ट तैयार की गई, एक था आपका सेंट्रल लिस्ट और एक था आपका प्रोविंशियल लिस्ट। तो प्रोविंशियल लिस्ट जो था ये आगे इसको 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया। एक था आपका ट्रांसफर्ड लिस्ट और एक था दूसरा आपका रिजर्व लिस्ट यानी कि हस्तांतरित मामले लिस्ट विषय और आरक्षित विषय। देखिए, जो ट्रांसफर्ड लिस्ट था इस पे जो गवर्नर था, जो स्टेट का जो गवर्नर होता था, गवर्नर अपने मंत्रियों के साथ विथ देयर मिनिस्टर्स हु रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि वो मंत्री जो विधान परिषद के प्रति यानी उसके समक्ष रिस्पॉन्सिबल थे, उसके प्रति उत्तरदायी थे, उनके साथ मिलके गवर्नर जो था वो कानून बना सकता था। ठीक है, दूसरा जो था रिजर्व लिस्ट यानी कि आरक्षित विषय, इस पे जो स्टेट का जो गवर्नर होता था
गवर्नर वो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि जो उसकी कार्यकारिणी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलके इस पे कानून बना सकता था। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के समक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हुए। इसके अलावा हम लोग और देखें तो लिस्ट तो अलग हो गई। अब जब अलग अलग लिस्ट है, अलग अलग प्रावधान है, तो आपको पता ही होगा कि भारत एक जो है वो फेडरल स्टेट है, यानी कि तो अगर हम लोग देखें तो इस समय जो गवर्नमेंट का जो नेचर था, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की देखें तो स्ट्रक्चर अभी भी वो यूनिटरी ही था, एकात्मक था और केंद्रीय था, सेंट्रल था, यानी कि अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा थी और केंद्रीय सरकार अभी भी डोमिनेट कर रही थी और यूनिटरी सिस्टम पे ही ये काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हुई और इस तरह से हम लोग देखें तो दो लिस्ट बन गई, दो पावर आ गए स्टेट में, एक आपका हस्तांतरित मामले और एक आपके आरक्षित मामले, जिन पे अलग अलग विषय, अलग अलग जो लोग थे वो कानून बना सकते थे। तो इस तरह हम लोग देखें तो द्वैध शासन का शुरुआत हुआ, द्वैध शासन। ठीक है, डायआर्की सिस्टम का यहाँ से स्टार्ट होता है ये चीज़ें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ, यहाँ से प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ, लेकिन लिमिटेड मात्रा में, सभी लोग वोट नहीं कर सकते थे। ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शन हो सकता था। इस प्रकार जो था, अब जो भारतीय परिषद था, जो इंडियन लेजिस्लेचर था, भारतीय परिषद जो था वो अब बाईकैमरल वो हो गया, द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट हुई यहाँ से, बाईकैमरल सिस्टम। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हुई यहाँ पे और यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा की नींव पड़ गई। ठीक है, और इस दोनों के जो राज्यसभा है या जो लोकसभा है, इसके जो मेंबर थे वो मेजॉरिटी मेंबर, जो ज़्यादातर जो मेंबर थे वो आपका डायरेक्टली चुन के आते थे, लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से आते थे। अब इसके आगे हम लोग देखें तो और क्या हुआ, तो इसके पहले हमने आपको बता दिया था कि जब शुरू से ही जो वायसराय था, वायसराय के पहले जब गवर्नर जनरल था, तो उसके जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें आदमी को कभी घटाया गया, कभी बढ़ाया गया। पहले 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, और अब इसके पहले वाले में हमने बताया था 6 था, 6 हो गया था जब एक इंडियन को जोड़ दिया गया था। तो अब इसमें ये सीधे सीधे कहा गया कि जो गवर्नर की, जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें जो भी 6 मेंबर होंगे, इसमें से 3 जो है वो इंडियंस होने चाहिए, वो 3 जो है वो भारतीय होने चाहिए, कमांडर इन चीफ को छोड़ के। कमांडर इन चीफ के अलावा जितने भी, मतलब इसमें 3 मेंबर जो हैं वो इंडियंस होने चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट कर दिया गया, यानी कि जो गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारिणी जो परिषद थी, उसमें ये कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो इलेक्शन जो था, वो कम्युनल बेस पे स्टार्ट हो गया, यानी कि सांप्रदायिक आधार पे सिख, क्रिश्चियन यानी कि ईसाई, एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। ठीक है, की व्यवस्था की गई। और यहाँ से
जो कह सकते हैं कि जो इसके पहले ही कम्युनल बेस पे तो इलेक्शन शुरू हो गया था, और जो सांप्रदायिकता था वो तो शुरू हो गया था। सांप्रदायिक जनक जो मॉर्ले थे, जो लॉर्ड मिंटो थे, उनको कहा ही जाता है। यहाँ से सभी के लिए, जो भी अल्पसंख्यक वर्ग थे, उनके लिए अलग अलग इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। और इसके बाद हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारे कुछ चेंजेस हुए जो इंपॉर्टेंट चेंजेस थे। जैसे आपका पहली बार लंदन में क्या हुआ, हाई कमिश्नर की ऑफिस वहां पे शुरू की गई। हाई कमिश्नर मतलब उच्चायुक्त जो होता है, जैसे आपको एम्बेसडर कह सकते हैं। देखिए एम्बेसडर और हाई कमिश्नर जो होते हैं वो सेम ही एक ही पोस्ट होता है, ठीक है। जो दो देशों के बीच का जो रिलेशन होता है वो इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। देखिए जितने भी कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो पहले कभी भी इंग्लैंड के अंदर रह चुकी हैं, गुलाम रह चुकी हैं, उसकी कॉलोनी रह चुकी हैं, इनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एम्बेसडर होते हैं उनको कमिश्नर कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो एम्बेसडर होगा, अगर वो लंदन में है तो उसको कमिश्नर बोलेंगे, हाई कमिश्नर बोलेंगे। और जो मान लीजिए हमारे देश का कोई एम्बेसडर है, अगर वो अमेरिका में है, जो उच्चायुक्त है, तो उसे हम लोग एम्बेसडर बोलते हैं, ठीक है। तो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर दोनों एक ही होते हैं। तो लंदन में पहली बार हाई कमिश्नर की ऑफिस बनाई गई, और ये जो हाई कमिश्नर था, इसको पावर कहाँ से दिया गया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, यानी कि भारत सचिव, उसी के कुछ पावर ट्रांसफ़र कर दिए गए, उसी के कुछ पावर को ट्रांसफ़र कर दिया गया इसी कमिश्नर के पास, हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त के पास, ठीक है। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो हुआ, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। जो सिविल सर्विसेज थी, इन सब का एग्ज़ाम, यानी कि सिविल सर्वेंट जो थे, सिविल सर्विसेज के लिए जो एग्ज़ाम लेने का जो सिस्टम था, उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया इसी एक्ट के द्वारा। और 1926 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का गठन किया गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में फ्रॉम द एक्ट टू द एक्ट ऑफ, मतलब किस एक्ट के अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग 1926 में यूपीएससी का गठन किया गया, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे जो बजट है, बजट को भी अलग कर दिया गया, यानी कि अब स्टेट और सेंट्रल दोनों के बजट जो थे वो अलग अलग पारित होने लगे, अलग अलग आने लगे, दोनों अपना अलग अलग बजट बना सकते थे, ठीक है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो लास्ट है, इसके बाद ये हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। देखिए लास्ट इम्पॉर्टेंट क्या हुआ था कि इसमें के अंतर्गत क्या किया गया कि ये कहा गया कि 10 साल बाद इसका रिव्यू होगा, जो हमने ये सब जो रूल्स रेगुलेशन जो बनाए हैं, जैसे द्वैध शासन हुआ, राज्यों को बहुत ज़्यादा स्वायत्तता दी गई, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक कमीशन, एक वैधानिक कमीशन, स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन करेंगे, जो इसका रिपोर्ट देगा और फिर उसके अनुसार आगे चीज़ों को देखा जाएगा। तो इसी के लिए 1927 10 साल बाद आने वाला था 1929 में, लेकिन 2 साल पहले ही आ गया साइमन कमीशन, ठीक है, जिसमें सारे जो थे वो यूरोपियंस थे, ब्रिटिशर्स थे, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा इंडियंस ने विरोध किया। तो ये कमीशन इसीलिए आया था, इसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसी को रिव्यू करना था, इसी को देखना था। और फिर बाद में जो साइमन कमीशन था उसने कहा कि ये सब जो सिस्टम है, इनमें जो द्वैध शासन है, या जो स्टेट को ज़्यादा स्वायत्तता दी गई है, और जो कम्युनल बेस पे जो इलेक्शन है, ये सब सही है, ठीक है। इसके अलावा एक जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट छूट गया था, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे कि पहले हमने बात किया था इनडायरेक्ट इलेक्शन जो हो रहा था, डायरेक्ट जो इलेक्शन हो रहा था, तो उस इलेक्शन के अंतर्गत वोट कौन कर सकता था। देखिए जो वोट करने का जो अधिकार था वो पूरे इंडियंस को नहीं मिला था, सबको नहीं मिला था। जो वोट करने का जो अधिकार था वो लिमिटेड मात्रा में दिया गया था, लिमिटेड लोगों को दिया गया था। वोट कौन कर सकता था, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी हो गया, टैक्स हो गया और एजुकेशन हो गया,
ये 3 क्राइटेरिया तय किया गया था, प्रॉपर्टी के लेवल पे, टैक्स के लेवल पे और एजुकेशन। इन तीनों कैटेगरी में जो आता था वही वोट कर सकता था और सभी लोग वोट नहीं कर सकते थे। तो वोटिंग राइट जो थी वो सबके पास नहीं थी, कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट दिया गया था। ठीक है, तो देखिए इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने कहा था कि बजट पे वोट नहीं कर सकता है, वो कर सकते थे, बहस तो कर सकते थे। देखिए वहाँ पे एक गलती हो गई थी। देखिए 1909 के अकॉर्डिंग जो था वो बजट पे वोट भी कर सकते थे, ये अधिकार उनको दे दिया गया था। तो ये हमसे गलती हो गई थी, ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो ये याद रखिएगा 1909 के अकॉर्डिंग वो वोट भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपका साइमन कमीशन हो गया, इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया लोग, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो हाई कमिश्नर पहली बार बना, वोट लोग दे सकते थे प्रॉपर्टी टैक्स एजुकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हम लोग जल्दी वीडियो लाने वाले हैं, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।